इस परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे। तो आप लोगों के देख के ऐसे मन में एक आया कि काश मेरे साथ भी एक अवसर होता कि मैं 100% केवल पढ़ाई की तरफ भी अपना ध्यान दे पाती। अगर मैं ऐसा करती तो शायद मुझे और जल्द सिविल सर्विस में तैनाती मिल सकता था। मेरे तीसरे अटेम्प्ट में मुझे IAS प्राप्त हुआ। मैं पहले और दूसरे अटेम्प्ट में मैं पार नहीं कर पाई, मतलब प्रारंभिक प्रिलिमिनरी एग्जाम थी, मैं पार नहीं कर पाई क्योंकि मेरे में तैयारी की कमी थी ना। मैं क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाई थी और मुझे कोई दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुआ कि किस दिशा में जाना है, कौन से क्लास में जाना है, कौन सी किताब पढ़ना है। मेरी माँ की एक मंशा थी जो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाह रही हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने उस दिन आपको बताया कि समय ऐसा चीज़ है जो आपके पास कभी लौट के आने वाला नहीं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ घड़ी को तो 5 घंटे पीछा कर दिया इन लोगों ने कि मैं जल्दी चली जाऊंगी। तो अभी वो 4 दिखा रहा है, 4 के लिए भी 5 मिनट बचा है, बल्कि अब तो हो रहा है 4:40। ये लोग सोच रहे हैं कि घड़ी पीछे कर देंगे तो फिर मैं ज्यादा तक रुकेंगी। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए कहा टाइम रुकेंगे। ऐसा नहीं है, इसीलिए कहा टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीबॉडी। वो स्लोगन है ना अंग्रेजी में, जैसे SSP साहब आए होंगे ऐसे के बारे में आपको पढ़ाई कराए होंगे कि कैसे ऐसे लिखा जाना है। उसमें ये भी एक टॉपिक हुआ करता था, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो माइंड। समंदर के लहर और समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो एक बार वो समय बीत गया तो बीत गया, कभी आपके पास वापस नहीं आएगा। राइट? इसलिए मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा तू कलेक्ट्री बाद में पढ़, अब पेट पे खाने का पर्चा एक पहले चिपका, वापस तुम्हारे हाथ में नहीं लगने वाली। तब मुझे अकल आया कि भाई वाकई में मम्मी जो बात कह रही है वो सही कह रही है। तो मैं एक वो होता है ना कि एक उम्र के बाद लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, उस समय की मैं बात कर रही हूँ, टॉकिंग अबाउट सन 1999 के बाद, बहुत साल पहले। तो दादी कान भर रही है, नानी कान भर रही है, अरे लड़की डिग्री कर चुके अब क्या करना है। होता है, ये आमतौर पे होता है, तो हम भी उससे हटके नहीं गए हैं, हमारे साथ भी ऐसे ही कुछ चल रहा था। तो हमने मना कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे कलेक्टर पढ़ना है। ये कलेक्ट्री का भूत अपने दिमाग से हटाओ बेटा, पहले पेड़ के लिए व्यवस्था करो। ये मेरी मम्मी का बार बार कहना, जब भी उठूं तभी वही बात बोलती है, तभी बैठूं तभी वही बात बोलती है, जब भी खाना खाने बैठूं तभी वही बात बोलती है, सोने जा रही हूँ तभी वही बात बोलती है, पढ़ने जा रही हूँ तभी वही बात बोलने लगी। तो मैं रुष्ट होकर के मैंने क्या किया, सारे एग्जाम्स जो भी थे, क्लर्क, बैंक PO, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, टाइपिस्ट, जो एडवर्टाइजमेंट UPSC से निकाला गया, जो भी एडवर्टाइजमेंट था, सब में मैंने फॉर्म भरना शुरू किया और एक भी मैंने सफलता नहीं पाया। एक एग्जाम में भी मैंने सफलता नहीं हासिल की, क्योंकि हो सकता है कि मैंने मन लगा के पढ़ाई ना किया, क्योंकि मेरी लक्ष्य वो नहीं थी। दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। शायद मैं यहाँ आप लोगों को इस क्षण इस मंच पे खड़े होकर के अपने अनुभव को शेयर करने के लिए ही बनी थी, इसलिए तो वो सब मैं पार नहीं हो पाई शायद। तो किसी में मेरा पार नहीं हो पाया, तो मैं उदास हो गई, अरे भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तब जाके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक परीक्षा मैंने दिया 2004। भगवान की कृपा से जो भी है मोटिवेशन रहा हो, क्योंकि बार बार वो कान में गूंज रहा था, रोटी के लिए पर्चा नहीं चिपका, रोटी के लिए पर्चा नहीं चिपका करके। उसमें जाके मैं क्लिक कर गई, तो लोग इसमें क्या क्लिक तो कर गई, पहली पोस्टिंग तो मिली तो कश्मीर में मिल गई। तो कश्मीर में मतलब नौकरी तो लगी, पता चला वहां पे लग गई। अब वहां पे कोई घर वाले नहीं तैयार, यार आप तो आप कुछ नहीं कर पाओगे मेरे साथ, मुझे तो जाना ही है, मैं तो चली। मैंने अपना बिस्तर बक्सा सब बांधा, मैं निकल पड़ी। तो ये रही मेरी कहानी। अब इसके आगे की कहानी मैं पिछले हफ्ते ही सुना चुकी हूँ। अब
ट्रेनिंग के बाद, पोस्टिंग के बाद हमारा रेगुलर काम चलता रहा, तो उसमें मुझे आईएएस की तैयारी के लिए समय नहीं मिलता, क्योंकि रोटी की व्यवस्था तो मैंने कर ली थी अपने लिए। महीने की जो सैलरी है वो तो मेरा सुरक्षित था, मगर मेरी जो इच्छा थी ना, बचपन की जो इच्छा थी, वो ऐसे मुझे छू रहा था कि चैत्रा, तुम क्या कर रही हो, तुम जो कर रही हो वो तुम्हारे लिए नहीं है काम, तुम कुछ और। वो बात अलग है कि वो इच्छा जो थी वो मरी नहीं कभी। तब तक तो मैंने जान लिया था कि आईएएस क्या होता है, डीएम क्या होता है, सचिव क्या होता है, कमिश्नर क्या होता है, विविध डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, सब कुछ तो मैंने सीख लिया था। इन द सेंस कि जब मुझे यही काम करना है तो इससे अच्छा है कि स्वयं उसके लिए जो भी नॉलेज हासिल करना हो तो प्राप्त कर लो उसको, पहले करते जाओ, पता नहीं कब क्या चीज काम आ गई। मगर उनको लगा कि यार जो हमारे साथ हुआ वो औरों के साथ नहीं होना चाहिए। और इस पद पे रहते हुए ना हमने बोल दिया कि वो जो आईएएस होता है ना, वो एक चेस की गेम के क्वीन की तरह होता है। वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, कुछ भी। कोई ऐसा काम ही नहीं है जो आईएएस ऑफिसर नहीं कर पाता। रही बात पुलिस ऑफिसर्स की, उनके लिए तो एक दिशा निर्देश सेट है, उससे वो पीछे नहीं हट सकते, ना दाएं बाएं हो सकते, ना नीचे जा सकते, उनको एक ही दिशा में जाना होता है। तो यही होता है मेन डिफरेंस। बट आईएएस आईपीएस के उपरांत भी और भी अन्य सेवाएं हैं जिसमें आपको पब्लिक के लिए बहुत सेवा करने का मौका है। इनकम टैक्स सर्विस है, कस्टम्स एंड एक्साइज है, जीएसटी सर्विस है, रेलवेज है, इंजीनियर्स है, मेडिकल सर्विस है, इंजीनियरिंग सर्विस है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस है। ये सारे भी उसी श्रेणी में आता है। आप लोगों को लगता है कि यूपीएससी का मतलब केवल आईएएस है, सभी लोग आईएएस के लिए एम करते हैं, मगर सभी लोग तो आईएएस नहीं बन पाते। ऐसा नहीं कि वो उनके मतलब वो क्षमता नहीं रखते, होगा कोई व्यक्ति विशेष कारण जिस कारणवश वो नहीं कर पा रहे या ना पार कर पाए, ना हासिल कर पाए। तो इसके लिए किसी को अपने को कभी दोषी नहीं मानना। भाई हमने जो संभव प्रयास है वो हमने कर लिया, हुआ तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में और भी और आगे मौका है। तो इसी दृष्टिकोण से ना इस स्कीम को बनाया गया है कि आपका लक्ष्य जो है वो फोकस है ना, जो इस चीज को हासिल करने के प्रयास रहता है वो दुनिया में किसी भी चीज को हासिल कर लेता है। ये मोटिवेशन एक अपने में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के रूप में बनाने के लिए ही इस योजना को रूपरेखा बना करके ऐसे मेहनत और लगाव से मेघराज जी कर रहे हैं। तो इसका फल मतलब इस आदेश का, इस योजना का सफलता हम मानेंगे। इसमें जो भी मन लगा के पढ़ के पार हुआ है वही हमारी सफलता। फोकस मतलब एक बिंदु दृष्टिकोण से आपकी पढ़ाई हो रही है। मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे पास समंदर टाइप की किताब पढ़े थे, मुझे समझ ही नहीं आता था कि किस किताब में मैं क्या पढ़ूं, क्योंकि मैं कोचिंग क्लास नहीं जाती, जा नहीं पाती है। तो नहीं था कि मैं जाना नहीं चाहती, मगर वो जाने के लिए समय का अभाव था। तो मैं उसके लिए उस कारणवश मेरा 3 साल बर्बाद हुआ, नष्ट हो गया मेरा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे किस बिंदु पर फोकस करना है, किस प्रकार उत्तर देना है, किस चीज़ को मुझे थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंस देना है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं तो पूरा खोज करके अपने स्तर से ही तैयारी करती थी। और हालांकि इंटरव्यू के टाइम में तो मुझे दिल्ली 1 हफ्ते के लिए मैं भले चली गई, उससे पहले तो मैं कहीं नहीं जा पाई। तो ये मेरे साथ रहा है, जो मेरा प्रारंभिक अनुभव है तैयारी की इस समय पे। तो अगर मैं उस समय चयन प्रक्रिया से पहले अगर मैं कोचिंग क्लास में गई होती तो मेरा 2 साल या 3.5 साल जो भी मेरा उसमें लगा वो बच सकता था। तो आपके पास वो मौका है, समय
समाधान का अवसर है, आपके पास मौका है, तो इसका आपको 100% लाभ उठाना चाहिए। ये नहीं कि आए क्लासरूम की तरह टाइम पास किए, ये आम कॉलेज की तरह नहीं होता है कोचिंग क्लास। भले आप लोग एक कक्ष में बैठे हो, मगर ये अलग ही होता है। जो आमतौर पे आपके डिग्री या इंटर कॉलेज की पढ़ाई होती है, इससे हट के ये होता है। तो आपका जो भी है यहाँ पे केवल फोकस है, विस्तृत नहीं होता। आपका विजन तो यहाँ एक कॉन्सेंट्रेट के रूप में, मतलब एक सेंटर फोकस के रूप में आपका पढ़ाई यहाँ पे होता है। उसको जा करके आप बाद में जब तैयारी के तौर पे आप किताबें पढ़ना शुरू करोगे, उस फोकस को दृष्टिगत रखते हुए ही आपको अपने दृष्टिकोण को फैलाना चाहिए। आप लोगों को मिल रहा है कि आप लोग अपने को किस्मत मानो कि आप इस कक्षा में बैठ करके जो पाठ आपको पढ़ाई जा रही है उसको सुनने का अवसर आप लोगों को प्राप्त है। हमारे साथ ऐसा नहीं था उस समय, हालांकि। तो कल भी मैं एक जगह निरीक्षण में गई थी, रोडवेज के बस अड्डे की जो डिपो बन रही है उसका निरीक्षण करने गई थी। तो मैं वहाँ पे भी वो RM रोडवेज है, उनके साथ ऐसे ही औपचारिक बात कर रही थी। तो मैं उनसे जिक्र कर रही थी कि देखो भैया, मुझे ये रोडवेज से या जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उससे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। क्यों लगाव है? क्योंकि मैंने अपनी जो तैयारी है ना सिविल सर्विस की, वो अधिकांश तैयारी तो मैंने बस में सफ़र करते समय तैयारी किया है, और ट्रेन में अंतिम जो बर्थ होता है ना, सबसे लास्ट वाला जो बेड होता है, बिल्कुल टॉयलेट के बगल वाला, जो दरवाज़ा खोलो तो एकदम लगता है सर पे, तो उस बेड पे मैं बैठ के रात भर उसके लाइट जला के पढ़ाई करती थी, क्योंकि मेरे पास छुट्टी की सौलभ्य मुझको नहीं था। वो सहूलत हमको नहीं प्राप्त थी। अधिकारियों ने बोल दिया कि आपको करना है तो सरकारी का बाधा नहीं होना चाहिए, आप तैयारी जो मन में है वो कर लीजिएगा। तो छुट्टी का तो अभाव था मुझको, तो मैं क्या करती, मेरी तैयारी तो बस और रेल में बैठ हुई है। तो एक चीज़ ये आता है ना कि आप कोचिंग क्लास में बैठ के जो भी पढ़ाई करोगे, तो एक तो आपको स्वर्गात्मक भाव यही से पैदा होना शुरू हो जाता है। एक और उदाहरण मैं आपको दूँ, इस डायस के ऊपर आने के लिए मैंने सीढ़ी चढ़ी, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं आपके पास आके बैठ सकती हूँ, ठीक है। मैं वापस भी आके यहाँ बैठ सकती हूँ। अब आप लोगों में से बताओ कि आप लोगों में से कोई यहाँ आके मेरे बगल में बैठ सकता है ऐसा? हाँ, यस और नो? हाँ। उसके लिए क्या करना है? पढ़ाई करना है, मगर क्या पढ़ाई करना है? हाँ? फोकस। कोई कहता है यार चलो यार आज मूवी लगी है, 2 साल बाद तो थिएटर खुला है, चलो चलते हैं, तो चलो चलिए। मना नहीं कर रहे हमने तो अपने घर के कॉलिंग बेल तक भी कटवा दी थी, टेलीफोन कनेक्शन काट दिया था, टीवी का कनेक्शन काट दिया था। मम्मी मेरी किचन में कुकर की सीटी बजाती थी तो मैं उनको डांटती थी कि यार समझ नहीं आता, मम्मी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आवाज आ रही है तो मैं डिस्टर्ब नहीं होती क्या? मतलब उस प्रकार की फोकस एटीट्यूड रख करके पढ़ाई हम लोग करते थे उस समय। मैं चाहूंगी कि यही फोकस्ड एटीट्यूड और फोकस्ड अटेंशन आप लोग भी रहे। ये कठिन होता है, आप लोगों की उम्र से हम लोग भी गुजर के आए हैं, ये कठिन होता है। ये यहाँ खड़े होकर के बोलना आसान है, जब वहां मैं बैठती थी ना, मैं कभी मुझे मौका ही नहीं मिला वहां बैठने का, वहां उस पार रहकर ये चीज को अपनाना बहुत कठिन होता है। बोल देना आसान है माइक पे, अगर उसको हासिल करने में जो कठिनाई आती है ना, वो बहुत लगता है कि यार इतना मेहनत क्यों करें। एक अपने में सैटिस्फैक्शन होती है ना, संतुष्टि होती है कि कुछ हासिल कर लिया, कुछ हासिल कर लिया। ये इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने को खो लो, अपना मन को आप मिटा दो, इसका ये मतलब नहीं होता। जैसे कि
अभी मैं एक और उदाहरण इसके लिए मैं दूं, मेरा ही बैचमेट है डीएम गौतम बुद्ध नगर, वो इस समय पैरालंपिक्स टोक्यो में गया है, वो बैडमिंटन खेलता है, ठीक है राइट, वो आईएएस है, उसका शौक है बैडमिंटन, उसकी जान है बैडमिंटन। आईएएस के पद पे रहते हुए भी वो उतने ऊंचाई पद पे वो जा रहा है, ऊंचाई तक जा रहा है, तो ये मैं गर्व महसूस करती हूँ आप लोगों के बीच में बोलने का कि वो मेरा बैचमेट है। अपने अपना पद को नहीं खोना, उसने अपना पद कभी नहीं खोया, बट कुछ पाने के लिए कई चीजें खोना भी पड़ता है, तो ये कॉम्प्रोमाइज अपने में लाना पड़ेगा। ठीक, अब बहुत बोर नहीं करूंगी मैं आप लोगों को, आगामी सप्ताह में यदि आप लोग चाहे तो मैं उनके साथ हमारे जो बच्चे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में आ जाए, अगर हमारे प्रशिक्षण के उपरांत हमारे जो प्रशिक्षण किया गया इस योजना के तहत, अगर इसके फलस्वरूप एक भी बच्चा निकल गया सिविल सर्विस में, तो हमारा, हम तो चाहते ही है कि जितने लोग यहाँ बैठे सब सिविल सर्विस में आज नहीं तो कल पार हो जाए, और आज नहीं तो कल कोई सर्विस में लग। इसमें क्या है, आपकी जिंदगी के लिए एक फोकस है, दिस इज नॉट योर टाइम पास क्लास, ये क्लास नहीं है, और टाइम पास करने के लिए ये कक्षा 12 या डिग्री का कॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं है, और आपकी कीमती समय उसमें जो महत्वपूर्ण समय है जिंदगी का, क्रीम बोलते हैं आपके एज, अधिकांश लोग इसमें 22, 23, 24 साल के होंगे, राइट, हाँ, तो ये क्रीम होता है, इसको नष्ट मत करो, इसको वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट, आपका टाइम भी इस समय आपका निवेश है, आपका पूंजी है। अन्यथा मत तो मेरी हिंदी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, क्योंकि मैं पैदाइशी यूपी की नहीं हूँ, मैं पैदाइशी बैंगलोर की हूँ, तो मेरी हिंदी हो सकता है इधर उधर हो, मेरे बातों में भी हो सकता है कुछ अंतर हो, जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको वो समझ में आ रहा है ना? कहने का आशय ये है कि आपके पास रेडीमेड मैगी है, बस आपको खाने की आवश्यकता है, आप उस पर चाट मसाला डाल के खाओगे, आप उस पर ऑमलेट बना के खाओगे, आप उसके चिकन मिक्स करके खाओगे, ज़्यादा खाओगे, सब्जी डाल के खाओगे, ये आपके ऊपर है। आपके पास तो मैगी का पैकेट है, तो मैगी का पैकेट का आप किस तरह बना के खाना पसंद करोगे, ये आपके स्वयं की इच्छा के ऊपर है। इस यहाँ पे मैगी का पैकेट माने समय, इस समय को आप किस प्रकार यूज करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। मेरा ये मानना है, मेरी 15 साल की सर्विस हो गई है, 5 जनपदों के लिए नहीं, मैं बल्कि 6 जनपद के लिए रह चुकी हूँ, 5 जनपद यूपी में ही किया है, 1 जनपद मैंने अपने कर्नाटक में बदिलोपी रहते हुए भी किया है, 6 जनपद की कार्यकाल होता है अधिकारी की पूरे टेलर के बाद में। हाँ जी, आवाज कम हो गई, आवाज कम हो गई, अच्छा अभी अब आ रहा है? हाँ, मैं ये कह रही थी, देवराज जी ने ये बताया कि मैं 5 जनपद की डीएम रह चुकी हूँ, यूपी में तो मैं 5 जनपद की डीएम रह चुकी हूँ, कर्नाटक में भी 1 जनपद के डीएम में रह चुकी हूँ, मैंने शिक्षा विभाग में भी काम किया, यहाँ पे शासन में ग्राम विकास विभाग में भी काम किया, सबसे महत्वपूर्ण वित्त विभाग में भी मैंने काम किया है। तो इस समय मैं यहाँ अपराध के पद पे तैनात हूँ, साथ ही साथ मेरे पास उद्योग विभाग का भी प्रभार है, तो ये पढ़ाई कराना, पढ़ाई बच्चों को पढ़ाना मेरा एक हॉबी भी है, मेरा शौक है। मैं लखनऊ में रही हूँ, वहाँ पे भी मैं सिविल सर्विस कोचिंग के लिए बच्चों को पढ़ाती थी, मतलब पटवारी एग्जाम से लेकर के पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम से लेकर के सिविल सर्विस सीएस तक आईएएस तक भी मैं पढ़ाई कराती थी। बट ये है कि मेरा फोकस मोटिवेशन पे रहता है, आप लोगों के मनोबल बढ़ाने के दृष्टिकोण से रहता है, और सामान्य रूप से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आम भाषा में, मेरा भाषा वो उस टाइप का क्लिष्ट नहीं रह जाता,
आम भाषा में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ कि मेरी बात अभी जो मैंने बताया कि मैगी है, मैगी तो सब सब समझ जाते हैं ना, रोजाना की ब्रेकफास्ट कई लोगों का है यहाँ पे। तो इट इज अप टू यू, आपको कैसे करना है, मगर आपके लिए जो सुविधा प्राप्त कराना है वो काम हम लोग कर रहे हैं। उस सुविधा का आप कैसे लाभ उठाएंगे ये आपके ऊपर है। कई कौन सा आज को हमको ज्यादा ध्यान देते हुए पढ़ाई करना है, क्वेश्चन पेपर कैसे होगा, प्रिलिमिनरी क्वेश्चन पेपर कैसे होगा, मेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर कैसे होगी। जब ये दोनों स्तर आप पार कर लेंगे, जब इंटरव्यू के सामने पेश होंगे, इंटरव्यू बोर्ड के सामने, तो आपको किस प्रकार अपने को पेश आना चाहिए, इन सब चीज़ों की जानकारी उस समय मैं बात कर रही हूँ 2004, 5, 6। तो मुझे इस चीज़ों की उस समय, क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ अलग थी, तो मुझे वो व्यक्तिगत तौर पे परिस्थितियों के कारण मुझे ये लाभ नहीं मिल सका जो कोचिंग क्लास में अक्सर मिल जाता है। तो इसी आप बीच बीच में अपनी कोट सही कर रहे हो, आपका पल्लू सही कर रहे हो, आपका दुपट्टा सही कर रहे हो, या बाल ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ये सब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके सामने रखा है समोसा, आप नहीं खा पा रहे हो, ऐसे करोगे, वो भी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। No, these are all the points where they will assess you. आपका नंबर उसी के आधार पर मिलता है, आपके बॉडी लैंग्वेज की सिचुएशन पे आप कैसे रिएक्ट करते हो। अब आपके सामने बैठ के कोई करके खा रहा है तो आपको इरिटेशन नहीं होता? होता है कि नहीं होता है? उसका भी असेसमेंट हो रहा है वहां पे कि आपकी धारण क्षमता कितनी है, पेशेंस लेवल्स कितना है। कभी आपको बहुत तेज से सवाल पूछेंगे, कभी आपको विनम्रता पूर्वक पूछेंगे। पता चला आप जो तैयारी करके गए हो उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, सिचुएशन कुछ और ही हो जाता है। मैंने अपने हॉबीज में अभी मेघराज जी ने नहीं बताया, मैं गाती हूँ, मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ। मैंने लिखा था उसमें कर्नाटिक म्यूजिक, उन्होंने मुझसे सवाल पूछना शुरू कर दिया हिंदुस्तानी, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इसमें ये हाँ या ना, आप झूठ बोलोगे तो तुरंत पकड़े जाओगे। नहीं पता तो नहीं पता, सॉरी सर नहीं पता, सॉरी मैम नहीं पता। अपने आप को कैसे आप प्रेजेंट करोगे, दैट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट इन इंटरव्यू। तो मेरी तो इंटरव्यू जो चली वो केवल 12 मिनट की चली। यकीन करोगे 12 मिनट का इंटरव्यू और मैं यहाँ खड़ी हूँ। हाँ Why? मैम मेरे चाचू भी आए थे, उनका भी लगभग 20 से 25 मिनट इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने बोला था मैम दैट टाइम जब उन्होंने 96 में दिया था 20-25 मिनट बहुत कम माना जाता था। तो मैम आपकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करने में 12 मिनट लगे, दैट्स इनफ टाइम। Maybe you should be on this side and interview these people. आपने तुरंत पकड़ लिया, उन्होंने जो असेसमेंट निकालना था वो 12 मिनट में निकाल लिया। और 12:30 प्लीज सिट डाउन, 12:30। हाँ मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें इंटरव्यू में पास आए तो उन्होंने पूछा कि सर मैं कमी। आपको ऐसे सवाल करते हैं कि आपको तुरंत गुस्सा आ जाए। उसमें वो चेक कर रहे हैं कि आपका इमोशनल कोशेंट क्या लेवल पे है। जैसे मेरा भूख का लेवल उन्होंने टेस्ट कर दिया कि भाई ये कितना क्षमता रखती है बिना खाए पिए रहने की। ये भी पार्ट हो जाता है ना, क्योंकि जब डीएम के पद पे आप आ जाते हो, कभी कभार लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में ऐसा हो जाता है कि हम लोग घर ही नहीं जा पाते, टाइम से खाना नहीं मिल पाता। उसके लिए धारण क्षमता होना चाहिए। तो उसी चीज का ये लोग टेस्ट करते हैं। किताबी नॉलेज उनको नहीं चाहिए उस समय, ठीक है। तो ये रही मेरी जर्नी। पसंद आया?
मगर उनको लगा कि यार जो हमारे साथ हुआ वो औरों के साथ नहीं होना चाहिए। और इस पद पे रहते हुए ना हमने बोल दिया कि वो जो IAS होता है ना वो एक चेस की गेम के क्वीन की तरह होता है। वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी। कोई ऐसा काम ही नहीं है जो IAS ऑफिसर नहीं कर पाता। रही बात पुलिस ऑफिसर्स की, उनके लिए तो एक दिशा निर्देश सेट है, उससे वो पीछे नहीं हट सकते, ना दाएं बाएं हो सकते, ना नीचे जा सकते, उनको एक ही दिशा में जाना होता है। तो यही होता है मेन डिफरेंस। बट IAS IPS के उपरांत भी और भी अन्य सेवाएं हैं जिसमें आपको पब्लिक के लिए बहुत सेवा करने का मौका है। इनकम टैक्स सर्विस है, कस्टम्स एंड एक्साइज है, GST सर्विस है, रेलवेज है, इंजीनियर्स है, मेडिकल सर्विस है, इंजीनियरिंग सर्विस है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस है, ये सारे भी उसी श्रेणी में आता है। आप लोगों को लगता है कि UPSC का मतलब केवल IAS है, सभी लोग IAS के लिए एम करते हैं, मगर सभी लोग तो IAS नहीं बन पाते। ऐसा नहीं कि वो उनके मतलब वो क्षमता नहीं रखते, होगा कोई व्यक्ति विशेष कारण जिस कारणवश वो नहीं कर पा रहे या ना पार कर पाए, ना हासिल कर पाए। तो इसके लिए किसी को अपने को कभी दोषी नहीं मानना। भाई हमने जो संभव प्रयास है वो हमने कर लिया, हुआ तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में और भी और आगे मौका है। तो इसी दृष्टिकोण से ना इस स्कीम को बनाया गया है कि आपका लक्ष्य जो है वो फोकस है ना, जो इस चीज को हासिल करने के प्रयास रहता है वो दुनिया में किसी भी चीज को हासिल कर लेता है। ये मोटिवेशन एक अपने में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के रूप में बनाने के लिए ही इस योजना को रूपरेखा बना करके ऐसे मेहनत और लगाव से मेघरा जी कर रहे हैं। तो इसका फल मतलब इस आदेश का, इस योजना का सफलता हम मानेंगे। इसमें जो भी मन लगा के पढ़ के पार हुआ है वही हमारी सफलता होगी। इस योजना के लिए सफलता उसी में हम श्रेणीकृत करेंगे। तो ये रही मेरी कहानी। तो तैयारी के बारे में भी मैंने आपको बीच बीच में ही समझा दिया है। तो ये एक खिचड़ी हो गई, मेरी तैयारी और आप लोगों की तैयारी कैसे होना है। तो जो मेरी जो गलती है ना, इंडिया में 4 जगह कुंभ होता है, पता है ना? कौन कौन सी जगह है? एक एक करके बोले, 1 मिनट। प्रयाग, नासिक, उज्जैन। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी जो रिसेंटली हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? उसके ठीक पहले? हाँ? अरे भाई बीच में नासिक छोड़ दिए हो यार। प्रयागराज के बाद नासिक हुआ, नासिक के बाद हरिद्वार का हुआ, तो प्रयागराज से पहले उज्जैन का। ठीक है। कुंभ को क्यों कुंभ बोलते हैं?
यस रजत, ये एक्चुअली मिथोलॉजी माइक ले लीजिए, माइक। ये तो आगे आ जाइए आप आगे आ जाओ, नहीं तो फिर यही आ जाओ, सबको संबोधित करके बोलो। एक्चुअली सर मिथोलॉजिकली जुपिटर जो होता है हमारा जो ग्रह है वो एक कुंभ राशि में एंटर करता है, तो उसका जो टेन्योर होता है 12 साल का होता है। तो उसी से ही मैम कुंभ को वो किया जाता है कि उस दौरान यहाँ पे आने वाली पृथ्वी पे कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं। जब हम इन जितनी भी हमारी डिविन रिवर्स हैं इनमें नहाते हैं तो इस पे जो स्पर्श होता है उस एनर्जी का तो बॉडी को क्लीन करती है। ये ऐसा मान्यता है प्राचीन काल से। वैसे इस दैट्स अ नाइस आंसर। कुंभ का मतलब होता है एक लोटा। कुंभ शब्द देखा, एक ही शब्द का कितने सारे आंसर्स हो सकते हैं। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया। मैं कॉमन मैन की तरह बोल रही हूँ। कुंभ का मतलब होता है लोटा, राइट। लोटा में क्या होता है? पानी। और ये चारों जगह जहाँ पे कुंभ होता है तो वो नदी के किनारे ही तो होता है, राइट और नॉट? यस मैम। सिंपल। यदि इसी प्रश्न को इंटरव्यू के बोर्ड वाले पूछेंगे, इनका जवाब भी सही है, मेरा जवाब भी सही है कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो ये सीन है। तो ट्रिकी है ये, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। ये बोतल तो आप हाफ फिल्ड भी बोल सकते हो, हाफ एम्प्टी भी बोल सकते हो, करेक्ट? बोतल दोनों तरफ आंसर करेक्ट है ना उसका? यस हाँ, देखने का नजरिया, राइट? These are simple tips which will see you through. ओके, कुंभ के बारे में सभी जानते हैं, तो ये प्रेजेंटेशन ही क्यों करना है, राइट? बस एक फील दिला रही हूं मैं कि डीएम होते क्या क्या कर सकते हैं। हालांकि कुंभ में फर्स्ट लाइन पे लिखा है 12 साल में एक बार। महाकुंभ, सिंहस्थ कुंभ है 12 साल में एक बार। महाकुंभ होता है 6 साल में एक बार, जो पहले हम लोग अर्ध कुंभ के नाम पे भी जानते थे। और इसमें भी यूपीएससी का प्रश्न है, which year, I mean, for how many years once अर्ध कुंभ आएगा? कितने साल में एक बार अर्ध कुंभ आएगा? कितने साल में सिंहस्थ कुंभ आएगा? कितने साल में माघ मेला आएगा? माघ मेला तो प्रति एवरी ईयर आता है। तो अंतर क्या है तीनों में? नहीं, आई नॉट गिव यू द चांस। किसी और को बोलना है, अगर आंसर मालूम हो तो बोलिए। तो ये 6 साल में एक बार जो आता है वो अर्ध कुंभ, जिस माघ मेला होती है, जिसको मिनिएचर कुंभ बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलना चाहूँ। तैयारियों में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। मैंने तो इन तीनों में से केवल लास्ट वाला कराया है, वो भी एज एसडीएम के रूप में। मैं उसमें जोन में मैजिस्ट्रेट थी, सेक्टर में मैं मैजिस्ट्रेट थी, बल्कि उस समय मैं प्रोबेशनर थी इलाहाबाद में, प्रयागराज में। तो मेरे लिए ये अनुभव था। तो इस प्रेजेंटेशन को मैंने इसलिए बना के रखा कि मैं अक्सर जाती हूँ प्रशिक्षण केंद्र में, प्रशिक्षण मतलब कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के लिए। और कर्नाटक में भी जब मैं गई थी तो वहाँ पे भी एक जिले का डीएम रही हूँ। वहाँ पे जैन मुनियों का महाकुंभ होता है, वो भी 12 साल में एक बार होता है। किसी को पता है कौन जनपद है वो? हिस्ट्री का सवाल है, किसी को पता है? यार ये हिस्ट्री का सवाल है भाई, एंशिएंट हिस्ट्री में आता है। भगवान बाहुबली जैन महामुनि का है।
हाँ शरवण बेल गोला। हाँ वेरी गुड। चलो ये भी 12 साल में एक बार होता है। उसको मुझे करवाना था। उस समय वहाँ के अधिकारियों को तैयारी के संबंध में प्रशिक्षण दे रही थी, तो ये मैंने तैयार करके उनके सामने रखा था। तो ये स्क्रीनशॉट तो आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है? दिख रहा है ना। तो इसमें एज डीएम जो सेंटर वाला सीन है ना, सर्कल, वो डीएम है। वो डीएम है, उसके जो चारों ओर फैले हैं वो उनके आला अधिकारीगण हैं, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, XYZ, ABC, जो भी है, राइट? नेक्स्ट स्लाइड। ये दूसरे नंबर स्लाइड। पहचान सकते हो उसमें कौन है? हाँ जी, ऐसी है। अच्छा, ये पेपर क्लिपिंग को मैंने काट के डाला था। ये हमारे डीएम साहब है, मैडम है, ये है। जब मेला प्रारंभ हो जाता है, उनका काम जो भी है वो चालू करने से पूर्व गंगा जी को प्रणाम करके, गंगा जी यमुना जी को प्रणाम करके निर्विघ्न संपन्न के लिए हम वहाँ पे प्रार्थना करते हैं। तो इसी से माघ मेला की तैयारी, कुंभ मेला की तैयारी, अर्ध कुंभ की तैयारी चालू होती है। नेक्स्ट। तो बता दिया। ये भले पिक्चर बहुत क्रेजी है, ये जो टेंट बिछाए हैं वो तो दिख रहा है। ये टेंट नदी के ऊपर ही बिछाया गया है। इसका कहानी वहाँ के स्थानीय लोग ये बोलते हैं कि जब माघ मेला का समय या कुंभ मेला का समय, सिंहस्थ कुंभ, अर्ध कुंभ का समय होता है, तो गंगा जी रास्ता बना के देती है हमको, अपना रास्ता डाइवर्ट कर लेती है ताकि हमको जमीन मिल जाए टेंट बिछाने के लिए। स्थानीय लोगों का ये कहना है। मगर हर साल जब भी मेला होने को रहता है तो एक असेसमेंट निकालते हैं डीएम साहब कि कितना जमीन हम लोगों को इस बार मिला है, ताकि हम मेले का कार्य, वो जो भी कार्य है वो कराएं। और नीचे जो है वो है मेले में आने वाले श्रद्धालु। मुख्य रूप से 5 मुख्य स्नान के दिन होते हैं, वो होते हैं जैसे पौष पूर्णिमा है, मकर संक्रांति है, मौनी अमावस्या सबसे बड़ा स्नान दिवस होता है, बसंत पंचमी है, माघी पूर्णिमा है, और सबसे लास्ट स्नान होता है महाशिवरात्रि। इसमें मौनी अमावस्या वाला जो भीड़ होता है ना, उसको संभालना इतना आसान काम नहीं है। लगभग करोड़ों की भीड़ आती है उसमें, माघ मेले में। तो ये इसको संभालना किसका काम है? डीएम साहब ही नहीं भाई, और भी लोग होते हैं ना, एसएसपी साहब होंगे, स्वास्थ्य विभाग होगा, एसडीएम साहिबान होंगे। वो सारे एसडीएम साहिबान तो मेरे जैसे केवल एक आईएएस अधिकारी हो सकता है ना पे, बाकी तो पीसीएस के होंगे ना। आपको दुखी नहीं होना है कि आईएएस में पार नहीं कर पाए, पीसीएस में हो गए तो हम दुखी है, नहीं। डीएम के अंग होते हैं वो, सभी विभाग डीएम के अंग होते हैं, आँख, कान, नाक, पैर, हाथ, उंगली, पेन, सब कुछ। ठीक, नेक्स्ट। और अलग अलग जगहों से आते हैं नहान करने के लिए, जिनको हम अपने प्रशासनिक लैंग्वेज में बोलते हैं पंडा, साधु, नागा साधु, पंडा ये बोलते हैं। तो वो हाथ में रखे हुए चीज खिलौना नहीं है, वास्तव में वो रियल है। अगला, इन सब लोगों को भी संतुष्ट करना पड़ता है सीएम। उनको कहेंगे साहब मेरा टेंट इतना छोटा है, उनका टेंट इतना बड़ा है, उसमें करंट लगी है,
हमारे में अंधेरा है, हमारे में इंडियन टॉयलेट लगी है, उनके यहाँ फॉरेन टॉयलेट लगा है। टॉयलेट टॉयलेट होता है भाई। और सबसे ऊपर आता है उस समय हाईकोर्ट, कहता है गंदा पानी आपको गंगा जी में नहीं छोड़ना है, तो सीवरेज के लिए अलग सा काम लगाओ, पाइप लगाओ, टेंडर खोलो, ये सब होता है। ये भी सारे नियम साबी करते हैं। मगर उनका जो हाथ है उस समय वो इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी का। आप में से कई लोग इंजीनियर्स होंगे, ये ना सोचो कि केवल डीएम ही कर पाए। डीएम है, डीएम आप हो जाएंगे तो डीएम इन सब लोगों को साथ में लेके चलता है ना, परिवार का हेड है वो अलग। नेक्स्ट जो हंसी मुस्कुराहट देख लेंगे ना, हमारे सारे में जो दर्द होता रहता है ना कि नींद नहीं पूरी हुई, पेट में आधा खाना खाए हैं, आधा पेट है, खाली पेट है, सोए नहीं, घर नहीं गए, ये सब मिट जाता है जब इतना चेहरा हंसी मुस्कुराहट वाली देख लेंगे ना। उनके चेहरे पे जो संतुष्टि वाली दिख तो रहा है थोड़ा बहुत तो, हाँ, हमारा आपका यही मंशा है। वो बच्चा नहा रहा है, उनके माँ बाप नहा रहे हैं या दादा दादी जो भी नहा रहे हैं, वो तीनों सुरक्षित रहे, वो सुरक्षित रूप से अपना जो भी विधिक कार्य है वो करके वो निकले सुरक्षा सहित संपन्न। खुशी का माहौल तभी बनता है, इसी के लिए सब मेहनत करते हैं और कुछ नहीं। ये मन में जो सैटिस्फैक्शन आती है ना, असली मकसद वही है। हम आप सब इसी में लगे रहते हैं कि भाई एक भी व्यक्ति असंतुष्ट होके ना जाए। नेक्स्ट, ये असली पब्लिक सर्विस है। मतलब एक उदाहरण रूप से मैं दे रही हूँ, ये नहीं एक उदाहरण है पब्लिक सर्विस का। ये देखिए, ये सारे नाना साधुगण हैं जो अलग अलग प्रांतों से आए हैं। इन सबको मतलब इनकी जो माइंड सेट होता है ना, जैसे अभी बताया कि उसको नहीं चाय दे रहे हैं यार, क्या हो जाता है उसको, अब वही माइंड सेट उनका भी होगा यार, उनको तो छोटा स्विस कॉटेज दे दिया। कभी कभार ये लोग भी नाराज हो जाते हैं। एक बार मुझको याद है कि एक साधु जी और जाके कीलों वाली मंच पे बैठ गए। कीला समझते हैं ना, जो गाड़ते हैं, उसका एक कपाट टाइप का बना, उसके ऊपर जाके बैठ गए वो। शिकायत क्या है, वो कोटेदार मुझे 5 किलो कम दिया है। अब लगो भाई, एसडीएम साहब भागो, सीओ साहब भागो, सप्लाई इंस्पेक्टर भागो, कहाँ, क्यों, कैसे? डीएम साहब का आदेश है, कप्तान साहब बोल रहे हैं, सीएम डीएसओ बोल रहा है कि चाओ। अरे भाई, वो बैठ जाएगा तो बाकी लोग भी बैठ जाएंगे, तो ठप हो जाएगा मेला। सिंपल। मतलब वो अगले दिन आ जाएगी ना, अरे भाई मेला में इतना अव्यवस्था नहीं होना। तो यही हमारा काम है कि कोई भी आदमी असंतुष्ट ना हो। हर संभव प्रयास तो रहता है। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको कि डीएम तो परिवार का मुखिया होता है, तो सबको साथ में लेके चलना चाहिए। इसी का आपका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होता है जब आप मसूरी पहुंचोगे, तो वहाँ पे 15 दिन का ट्रैक होता है हिमालयास में। तो अलग अलग प्रकार के लोगों को जुड़वा करके एक समूह बना करके भेजते हैं। तो वहाँ पे कोई तेज चल रहा है, कोई धीमे चल रहा है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, कोई हमेशा झगड़ा करता रहता है, कोई हंसी मजाक करता रहता है, कोई छेड़ता है। सबको सहना पड़ता है। आपका सहन शक्ति जो पेशेंस लेवल है उसकी टेस्ट होती है उसमें। तो कभी घबराना नहीं, नेवर पैनिक, टाइम इज द बेस्ट हीलर। आपको अभी मैंने बताया ना, टाइम एंड डाइट वेट फॉर नो मैन, बट टाइम विल आल्सो गिव यू द आंसर। मुझे 3.5 साल मेहनत के बाद मुझे मेरा प्रश्न का उत्तर मिला। तो कभी घबराना नहीं है। कहना आसान है मगर उसको अपनाना बहुत कठिन काम है। हमेशा हम साथ साथ हैं, अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। एक हाथ से
इतना ही आवाज, दोनों हाथों से जोर से आवाज। लास्ट लाइन देखो, इंटर सर्विस कैमरेडरी। इसका ये मतलब है कि केवल आईएएस ही मुख्य नहीं होता है इसमें। आप लोगों को दुखी नहीं होना है अगर आपको आईपीएस में सिलेक्शन मिल गया तो, या आईआरएस में मिल गया तो, या मेडिकल सर्विस में मिल गया तो। ये होने की जरूरत नहीं है। हर कोई व्यक्ति अपने अपने पद पे, अपने अपने रोल पे इम्पोर्टेंट है। सिविल सर्विस एक परिवार है, उसमें अलग अलग अंग है, जिसके मुखिया होता है एक आईएएस ऑफिसर, जिला स्तर पे, शासन स्तर पे प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव। हाँ, और हमारे जो अन्य साथीगण भी हैं उनको भी हम एक समालोचक के रूप में भी काम करते हैं। ठीक, आपके मोहल्ला, आपका गांव, आपकी पंचायत, आपके ब्लॉक, वो एक परिवार है, तो उसका मुखिया के रूप में आप रहो। अब वीडियो के रूप में क्वालिफाई हो गए तो क्या हो गया, पीसीएस अलाइड में हो गए तो क्या हुआ, पीपीएस में हो गए तो क्या हुआ, वो भी तो सिविल सर्विस है। ये शासन की जो योजना है उसकी मंशा वही है। आप लोगों में से हर एक व्यक्ति भी सिविल सर्विस में शामिल हो जाए, भले एक विभाग, अलग अलग विभाग में ही सही। यू आर अ फैमिली, राइट? चलो।